जो इस वक्त मुल्क के अंदर ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क भी सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। और बात सबसे पहले राफेल तैयारी की करते हैं, क्योंकि राफेल की पहली तस्वीर आज सामने आई है। दरअसल पहली खेप जो है वो फ्रांस से भारत के लिए रवाना हो गई है और फ्रांस से भारत के लिए रवाना होते ही राफेल की तस्वीर सामने आई है। और माना जा रहा है कि जब राफेल भारतीय फिजाइया में दाखिल हो जाएगा तो फिजाइया की ताकत दुगनी होगी। और ये डील हालांकि 2022 तक मुकम्मल होनी थी, जो मुआहिदा तय पाया था उसके हिसाब से, लेकिन उससे पहले ही ऐसे वक्त में राफेल भारत मंगाए जा रहे हैं। पहला तैयारा या पहला बैच, पहली खेप भारत उस वक्त में हासिल कर रहा है जब चीन के साथ, पड़ोसी मुल्क के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं और हकीकी कंट्रोल लाइन पर सख्त कशीदगी जारी है। और 5 मई के बाद इस कशीदगी में मुसलसल इजाफा देखा गया है। और इन सब के बीच में राफेल जो कि फ्रांस से डील हुई थी भारत की, उसके तहत डील के तहत अब इसकी शुरुआत बाज़ाब्ता तौर पर हुई है और पहली खेप फ्रांस से भारत के लिए रवाना हो गई है। फ्रांस से भारत के लिए रवाना होते ही राफेल जब आज उड़ान भरी तो उस वक्त तस्वीर भी सामने आई और एक खूबसूरत मनाजिर उस वक्त के जब भारत के लिए इस खेप के पहले काफिले को या पहले बैच को रवाना किया जाएगा। और बाज़ाब्ता तौर पर माना जा रहा है कि जब भारत ये पहुंचेगा तो अंबाला स्टेशन पर इस राफेल को उतारा जाएगा, एयरफोर्स के फिजाइया के हवाले किया जाएगा। और इन सब के बीच में ये तब डील मंजर आम पर आई जब भारत और चीन के बीच कशीदगी या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो सूरत हाल है वो इंतहाई नाजुक बनी हुई है। और इस डील के बीच दूसरी तरफ दिल्ली के अंदर भी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की तीनों अफवाज के सरबराहान, आर्मी के साथ साथ नेवी और एयरफोर्स के जो सरबराहान हैं उनके साथ भी मीटिंग चल रही है। थोड़ी देर पहले मीटिंग भी खत्म हुई और इस मीटिंग के बीच भी कई अहम मामलात पर तबादला ख्याल हुआ, मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत हुई और साथ ही साथ पड़ोसी मुल्क चीन के साथ किस तरीके से कशीदगी को कम करने, इससे निपटने के लिए जो इकदाम फौजी सतह पर उठाए जा रहे हैं, सफारती सतह पर उठाए जा रहे हैं, उन सब पर बातचीत हुई। हमारे साथ इसी पर इस वक्त मजीद बातचीत के लिए बजरिया स्काइप ज्वाइन कर रहे हैं अनिल गौर साहब, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया अनिल गौर जी ज्वाइन करने के लिए। पहले तो किस तरीके से केंद्र के इस कदम को आप देखते हैं कि जो आज फ्रांस से पहली खेप भारत के लिए रवाना हुई है और जो तस्वीरें आज ही सामने आई हैं, मुसलसल जो कोशिशें थी, जो डील थी बाज़ाब्ता तौर पर, उसका आगाज आज भारत सरकार की तरफ से कर दिया गया है, किस तरीके से देखते हैं आप इसको? फर्स्ट कमेंट आपका। देखिए, आज एक बहुत बड़ा दिन है हिंदुस्तान के लिए जी। ये 5 राफेल जो हैं वो फ्रांस से उड़ चुके हैं हिंदुस्तान के लिए और यूएई में हॉल्ट करने के बाद, रिफ्यूलिंग वगैरह करने के बाद वो हिंदुस्तान पहुंच जाएंगे जी। ये पहली किश्त है और फ्रांस ने कहा है कि वो 2 साल के अंदर अंदर जो सारे 36 के 36 जो कॉन्ट्रैक्टेड हैं रफाल जेट्स वो डिलीवर कर देगा। और इनके आने से सबसे बड़ी चीज ये है कि हिंदुस्तान की जो अब एयरफोर्स की भार क्षमता जो है वो बहुत बढ़ गई है। जो पहले ये किसी तरीके से अगर कहीं कमी आती थी हमारी, वो कमियां जो है ये रफाल जेट पूरी करेगा, क्योंकि ये एक ओमनी जेट है। ओमनी जेट का मतलब ये है कि ये इमीडिएटली डिफरेंट रोल्स के अंदर इसको हम अडेप्ट कर सकते हैं। इसको एयर टू एयर सिक्योरिटी में कर सकते हैं, इसको एयर टू ग्राउंड में अटैक रोल में कर सकते हैं, ग्राउंड सपोर्ट में कर सकते हैं। तो ये ओमनी जेट के वजह से एकदम जो है हमारे जो फ्रंट लाइन ट्रुप्स हैं उनको एक इतना, मैं कहूँगा, पीछे एक चीज के ऊपर हाथ मिल जाता है कि वो अब कहीं ना कहीं जब भी कहीं ऐसी स्थिति में हो जहाँ दुश्मन उनके ऊपर कोई ऐसे हावी बनने की कोशिश करे तो उसी टाइम ये जो रफाल है वो काम आ सकता है। एक चीज और अनिल जी, एक चीज और भी आपसे जानना चाहेंगे, बतौर डिफेंस एक्सपर्ट आप प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन वाइज आप जानते हैं कि कैसे इसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है। जब फौज के अंदर इसको दाखिल कर लिया जाएगा, एयरफोर्स के हवाले कर दिया जाएगा, तो क्या शुरुआत से ही इसका इस्तेमाल लाया जाता है या फिर सिर्फ इमरजेंसी के लिए हंगामी बुनियादों पर जब सूरत हाल और खराब हो सकती है तभी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है? मतलब आर्मी का प्रोटोकॉल इस हिसाब से क्या है? देखिए, ऐसा है कि जो जितनी भी हमारे पास मैं कहूँगा आर्म फोर्सेस के पास जो क्षमता होती है जी, चाहे वो नेवी के पास है, चाहे एयरफोर्स के पास है, चाहे आर्मी के पास है, जितने भी हमारे पास हमारे जो वेपन्स होते हैं
वो जो है उसका जो यूज करना, उसका जो किस हिसाब से और कहाँ पे उसका इस्तेमाल करना, वो जो है एक पहले तो एक पॉलिटिकल डिसीजन होता है कि भाई पॉलिटिकल डिसीजन क्या है हमारा, कि हमने क्या दुश्मन के इलाके के अंदर जाके हमने अटैक करना है, हमने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स करनी है, या हमने अपना एक डिफेंसिव पोस्चर जो है हमारा वो हम करते रहेंगे और हम उसके हिसाब से चलेंगे। जैसे करगिल में आपने जो हमारे ग्राउंड आर्मी के लोग थे वो इतने मुश्किल से वहां पानी में चढ़े थे, पर फिर भी एक डिसीजन लिया गया कि हमारे जो एयरफोर्स के विमान है वो लाइन ऑफ कंट्रोल को नहीं पार करेंगे, तो वो वहीं से उसको अटैक कर रहे थे। इसी हिसाब से ये एक पॉलिटिकल डिसीजन होता है। और अगर डिसीजन लिया जाए कि भाई हमने दुश्मन के अंदर, घर के अंदर जाकर मार करना है, जैसे कि बालाकोट एयर स्ट्राइक्स हुई थी, उस हिसाब से ये रफाल जेट जो है बहुत कारगर होगा, क्योंकि इसके अंदर स्टैंड ऑफ रेंज, स्टैंड ऑफ मिसाइल की क्षमता है जो 200 किलोमीटर, जो एक तो एयरफोर्स के लिए बियॉन्ड विजुअल रेंज जो मिसाइल्स है वो है, दूसरा इसके अंदर ग्राउंड के लिए अटैक के लिए भी बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिसाइल्स हैं जी। इसको जरूरी नहीं है कि इस जहाज को उधर जाना है, उसके अटैक जैसे कि दूसरे जहाज होते हैं वो टारगेट के ऊपर से होके जाते हैं और फिर फायर करते हैं। ये जो जहाज अपना रफाल है ये 100 किलोमीटर की दूरी से भी वहां टारगेट को एंगेज कर सकता है। तो ये एक मैं कहता हूँ गेम चेंजर है, एक फोर्स मल्टीप्लायर है हिंदुस्तान के लिए। और ऐसा जहाज के पास जी। आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है अनिल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं सुन रहा हूं आपको। एक चीज और भी यहां पर जानना चाहेंगे, जो सिक्योरिटी कवर होता है, जिस तरीके से आज हमने देखा कि काराकोरम के आसपास भी एक्टिविटीज देखी गई आर्मी की तरफ से, या फिर जो T-90 टैंक्स को वहां पर नष्ट किया गया है, क्या उसको सिक्योरिटी कवर भी इस राफेल के जरिए दिया जा सकता है? वहां पर भी इसी की एक्टिविटीज काफी ज्यादा आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास। देखिए, जो सिक्योरिटी कवर जैसा कॉम्बैट एयर पेट्रोल होता है जी, वो है वो ऑलरेडी चल रहा है हमारा। हमारे जहाज जो है वो सुबह आप देखिए शॉर्टेज कितनी है, और वो जो पूरा इलाका है उसको निगरानी रखी हुई है उन्होंने उसके ऊपर। ये कॉम्बैट एयर पेट्रोल हमारा जब से ये चाइना ने घुसपैठ किया है हमारे इलाके में और कोशिश की है हमारे इलाकों को लेने के लिए जबरन, और स्पेशली जब गलवान के अंदर जब हमारे सैनिक जो शहीद हुए हैं उसके बाद तो ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो एयरफोर्स के कंट्रोल में है और उसके ऊपर एयर सिक्योरिटी पूरी उन्होंने की हुई है। अब रफाल के आने से क्या हो गया, ये जो है जहाज की उसके अंदर डबटेल कर दिया जाएगा और हमारी जो ओवरऑल क्षमता है वो कहीं बढ़ जाएगी उधर। इसलिए जो आप कह रहे हैं सिक्योरिटी पेट्रोलिंग जो है वो ऑलरेडी हमारा चल रहा है अब। तो अनिल जी, क्या ये इसी वक्त मतलब एक मजबूरी के तौर पर हम समझें, या फिर हालात वाकई में ऐसे बन गए हैं कि जहां पर हमें 2022 तक जो डील कंप्लीट होनी थी उसकी पहली खेप हमें बहुत जल्द मंगवानी पड़ी? मींस कि चाइना के साथ ये भरोसा नहीं किया जा सकता कि कब हालात और भी खराब हो जाएं, जिसके चलते आज बहुत जल्दी इस डील का जो हम फर्स्ट बैच देख रहे हैं 29 जुलाई को अंबाला पहुंच जाएगा। देखिए, ऐसा है कि जो जहाज की जो डिलीवरी है या दूसरे जो अभी जो हमारे बाकी हुई आर्मी के लिए भी जो परचेजेस वगैरह हुई है वो अब हुई है, पर ये जो जहाज की डिलीवरी है ये पहले से तय थी कि ये अकॉर्डिंगली चल रही है। पर इसके अंदर अब चाइना के मद्देनजर देखते हुए इसमें अर्जेंसी आ गई है, और वो हिंदुस्तान के गवर्नमेंट का रिक्वेस्ट था फ्रांस के साथ कि भाई आप जल्दी से जल्दी जितने हैं 2022 तक आप पूरा कीजिए, और वो जो है उन्होंने श्योर किया है कि वो 2022 तक सारे के सारे 36 जहाज जो है वो डिलीवर कर देंगे जी। इसमें जो है क्योंकि चाइना, देखिए चाइना का कोई भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि दुनिया के अंदर आज चाइना जो है एक ऐसा मुल्क बन गया जिसको रोग नेशन कहते हैं, जिसको सब सारे दुनिया में जितने उसके जो उसके नेबर्स हैं वो चाइना के साथ उनके जमीनी इलाका जो है या साउथ चाइना सी का इलाका है उसके लिए उसके साथ लड़ाई है। और जबरदस्ती जो है चाइना अब ये चाह रहा है कि वो हर रोज एक नया मैप निकाल के दिखा दे, कहता है जी मेरी जो उस जमाने में तो 5000 साल पहले बदली कोई 6000 साल पहले चाइना का हमारा ये इलाका होता था, ये अब भी होना चाहिए। तो ना तो वो
इंटरनेशनल नॉर्म मांग रहा है, लेकिन इन्हीं दावों के बीच में आखिर में एक चीज और भी जानना चाहूंगा, इन्हीं दावों के बीच में अब डिफेंस मिनिस्टर साहब भी इस वक्त मुलाकात जो है थोड़ी देर पहले हुई है तीनों आर्मी के चीफ, तो क्या स्ट्रेटेजी अब रहेगी? क्योंकि जो शक्ति प्रदर्शन सरकार की तरफ से या फौज की तरफ से रहना चाहिए था उसमें भी इजाफा कर दिया गया राफेल मंगाकर, और जो अब स्ट्रेटेजी या फॉरेन पॉलिसी, क्या उसमें भी बदलाव या किसी किस्म की सख्ती टुवर्ड्स चाइना देखने को मिलेगी अब आने वाले दिनों में? देखिए, चाइना जहां तक है, चाइना का सवाल, उसके अंदर तो बदलाव आए क्या, क्योंकि जब ये गलवान का इंसिडेंट हुआ था जिसमें हमारे 20 सैनिक शहीद हुए थे, तभी गवर्नमेंट ने एक इंस्ट्रक्शन दे दी थी कि स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो हमारा था कि आपस में जब आमने सामने आए चाइनीज और इंडियन ट्रुप, हम आपस में फायर नहीं करते थे। उन्होंने वो कहा कि वो स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर वो है, कैंसल्ड है। आप वहां पे आपको पूरी आजादी है, आप अगर गोली चलाना चाहते हैं, अगर आप स्थिति देखते हैं, जो भी वहां पे जवान है, चाहे वो उसका नायक है, चाहे वो उसका जेसीओ है, चाहे अफसर है, अगर वो स्थिति देखता है कि स्थिति वहां के अंदर है कि उसको गोली चलानी है, तो उसको पूरी छूट दे दी थी। ये पहले से ही डिसीजन हो चुका है, और ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है, क्योंकि आज तक 4 साल के अंदर यहाँ पे जो है हमारा जो स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर यही होता था कि जब आप आमने सामने आए तो बैनर दिखाएं या एक दूसरे को उधर हाथ मतलब की धिक्का मुक्की करके तो कम कर देते थे, पर अब ये एक चेंज हो गया। और दूसरा है कि जो जिस हिसाब से हालात बन रहे हैं, अगर चाइना विड्रॉ नहीं करता तो आज आके फिर मिलिट्री ऑप्शन लेना ही पड़ेगा आपको। ये इसके अलावा आपके पास चारा कोई नहीं है, क्योंकि अगर आप मिलिट्री ऑप्शन नहीं लेते तो हिंदुस्तान सारी दुनिया के अंदर जो है अपना एक मजाक उठा लेगा, क्योंकि जिस हिसाब से चाइना अंदर आया है, हमारे इलाके के अंदर आया है, और फिर वो वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब जब कोई आपके घर के अंदर घुस जाए तो उसका तरीका क्या होता है? पहले तो आपसे बात करते कहते भाई आप कहाँ घुस गए, आप वापस जाए। अगर वो नहीं मानता तो उसके साथ हाथापाई होती है, तो उसके साथ और जोर जबरन होता है, और ये जोर जबरन का नेशंस के बीच में होता है, वो लड़ाई होगी। इसके लिए जो है हिंदुस्तान पूरा तैयार है, और मैं आपको यकीनन कह सकता हूं कि हमारा जो लद्दाख एरिया के अंदर हिंदुस्तान की फौज का, जिसके अंदर एयरफोर्स, आर्मी और सारा जो हमारा जो फोर्सेस है, वो उनका अपर हैंड है वहां पर। और अगर चाइना वापस नहीं किया तो चाइना को इतनी भारी मुक्ति पड़ेगी कि वो सारी दुनिया के अंदर उसकी सारे करेंगे कि ये किस तरीके से घुसा था उधर और हिंदुस्तान ने किस हिसाब से उसको बाहर करते। बहुत बहुत शुक्रिया निगोर जी, कहूंगा वक्त देने के लिए और बात करने के लिए। बात भारत और चीन के हवाले से हो रही थी, क्योंकि राफेल की पहली जो खेप है, पहला बैच है, वो फ्रांस से रवाना हो चुका है। 29 तारीख को यानी 29 जुलाई को, कल का दिन छोड़कर परसों ये अंबाला एयरबेस स्टेशन पहुंच जाएगा। और इस बीच आज फ्रांस से जब भारत के लिए राफेल रवाना हुआ तो आज ये भी जो तस्वीरें सामने आई, और माना जा रहा है कि राफेल की भारतीय फिजाइया में दाखिल होने से फिजाइया की ताकत दुगनी होगी। और ये राफेल ऐसे वक्त में शुरू हुई, ये डील जो है उसका आगाज पहले से कर दिया गया जब भारत और चीन के दरमियान LAC पर काफी ज्यादा तनाव या कशीदगी देखी जा रही है। इधर कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने चीन के मामले पर मोदी हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए एक वीडियो भी ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने मौजूदा सूरत हाल को लेकर जो LAC पर तनाव बना है उसे लेकर चीन पर हमला बोला, और साथ ही साथ ये भी कहा कि चीन के मामले पर सरकार पर हमला बोला और हमारी जमीन पर चीन की तरफ से कब्जा किया गया है, राहुल गांधी ने इस वीडियो में कहा। साथ ही साथ राहुल गांधी के मुताबिक हिंदुस्तानी होने के नाते मेरी पहली तरजीह मेरा मुल्क है, ऐसे में फौज, उसके साथ साथ सरकार को भी सख्त इकदाम करने की जरूरत है, खासतौर से सरकार को, लेकिन फौज को अपर हैंड देने की इस वक्त जरूरी। एक वीडियो जारी कर उन्होंने आज अपनी खामोशी तोड़ी और साथ ही साथ निशाना सरकार पर साधा। इधर भारतीय जनता पार्टी ने भी राहुल गांधी पर पलटवार किया और उन पर झूठे इल्जामात और कई तरह के जो सरकार पर अभी तक दबाव बनाने की या सवालात उठाए जा रहे थे, उस पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार करते हुए कहा कि मौजूदा सूरत हाल में एक बार फिर वीडियो जारी कर या इस तरह के सवाल उठाना, इस संगीन सूरत हाल में भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाना ठीक है, लेकिन अफवाज को निशाना राहुल गांधी न बनाए। कांग्रेस पर आज पलटवार, थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। Mr. Rahul Gandhi has repeated the same lies and uttered the same untruths with the
with the false hope that repeated utterances of lies will perhaps be perceived as truth. Rahul Gandhi has not learned lessons from his own track record when repeated utterance of lies has led to a massive debacle of the Congress party in 2019 polls. Rahul Gandhi has insulted our armed forces once again. He has done that after the Doklam incident. He has done that. He and the Congress party and his colleagues have done that after the surgical strikes. And they have repeated the same insults. They heap the same kind of insults on our armed forces and their bravery after the airstrike in Balakot. Every single time the Congress party and Rahul Gandhi spoke against the bravery of the armed forces and tried to really try to reduce the significance of the armed forces sacrifices in protecting the integrity and sovereignty of this country. Mr. Rahul Gandhi is insulting the sacrifice of 20 soldiers who stood like a rock, who sacrificed, who gave the ultimate sacrifice of their lives for protecting the security, for protecting the India borders. And Mr. Rahul Gandhi should remember that it is Mr. Rahul Gandhi's family, the Gandhi dynasty, and some Congress governments that have ceded India's territory to China and Pakistan. And under the BJP and NDA governments, every inch of India's land is secure. चलिए बात कांग्रेस पार्टी की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसियों को जमहूरियत मुखालिफ करार देते हुए कहा कि पार्टी आज हुकूमत को गिराने की साजिश के खिलाफ मुल्क भर के राजभवनों का घेराव कर रही है और इसी सिलसिले में कांग्रेस की जानिब से एहतजाज भी कई मकामात पर किए जा रहे हैं। कांग्रेस ने जहां पर कल भी सोशल मीडिया के जरिए जमहूरियत बचाओ आइन बचाओ प्रोग्राम का इनेकाद किया और कहा था कि इससे बीजेपी की साजिश को बेनकाब किया जाएगा। इस प्रोग्राम में वर्किंग कमेटी के मेंबरान हैं, मुख्तलिफ रियासतों के वज़ीर आला हैं, सीनियर कायदीन हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं, मेंबरान असेंबली हैं, तमाम लोग हिस्सा ले रहे हैं और राजस्थान के गवर्नर से कानून साज असेंबली का इजलास तलब करने का मुतालबा भी कर रहे थे और वीडियो और पैगामात जारी किए गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने आज सुबह से 11 बजे के करीब भारतीय जनता पार्टी की मुख्तलिफ इमारतों के सामने, दफातर के सामने, यहां तक कि मुख्तलिफ राजभवनों की आज घिराव कर पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया। उस दौरान रियासती इकाइयों के सीनियर रहनुमाओं और कारकुनान भी इन प्रोग्राम का हिस्सा बने और आज भी शुमाल मशरकी रियासतों से लेकर दिल्ली तक इन एहतजाज का असर देखा गया, जो इस वक्त काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी का इल्जाम है कि गवर्नर बीजेपी की हुकूमत बनाने और कांग्रेस की मुंतखब हुकूमतों को गिराने की साजिश मुख्तलिफ रियासतों के अंदर कर रही है। वाज़ेह रही कि गुज़श्ता रोज साबिक मरकजी वजीर अजय माकन ने कहा था कि राजस्थान कानून साज असेंबली के स्पीकर की जानिब से दिए गए नोटिस पर अदालत को चैलेंज करने वाला मामला भी मुल्क में पहली बार हुआ है। साथ ही साथ उनकी तरफ से भी कहा गया कि फैसले का जायजा अदालत कर सकती है, लेकिन अदालत नोटिस की कार्रवाई रोक नहीं सकती। इसी पर इससे पहले कांग्रेस के एहतजाजी रुकन क्या कुछ कह रहे थे वो आपको सुनाएं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, सलमान निजामी साहब, कांग्रेस लीडर हैं, बजरिया स्काइप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सलमान ज्वाइन करने के लिए। पहले तो ये कि आज का जो प्रोग्राम था कांग्रेस का, राजभवन घेराव और कई रियासतों के अंदर यूटीज के अंदर आज प्रोटेस्ट देखने को मिला, कितना असर ये मौजूदा हालात को देखते हुए इन हालात पर, इस सियासत पर डालेगा जो दिल्ली से राजस्थान इस वक्त राजस्थान के बीच में चल रही है? देखिए आसिफ साहब, पूरे मुल्क में जो हालात बने हुए, चाहे कश्मीर हो, चाहे लद्दाख के गलवान हो, चाइना हमारे अंदर घुस चुका है और यहाँ देखिए इकोनॉमी हमारी डाउन है। बहुत से मसले ऐसे हिंदुस्तान में जिनको सरकार की तवज्जो की जरूरत है, लेकिन सरकार जो है उन मसलों पे, पेंडेमिक है, लोगों की जानें जा रही हैं, 12 लाख से ज्यादा केस सामने आए हैं, अस्पतालों में इक्विपमेंट्स नहीं है, लेकिन सरकार उस पे ध्यान नहीं दे रही है। सरकार ये चाहती है कि किस तरीके से कांग्रेस की सरकारों को तोड़ा जाए और पैसे के दबाव से, ईडी के दबाव से, इनकम टैक्स के दबाव से प्रेशराइज किया जा रहा है एमएलएस को, ताकि वो जो है वो प्रेशर में आके भाजपा को सपोर्ट करे। ये कहां जमहूरियत है? ये कांग्रेस की पे अटैक नहीं है, ये हिंदुस्तान पे अटैक है, ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी पे अटैक है।
ये दुनिया में कहीं नहीं हमने देखा जहां जबरन और मतलब जबरन तरीके से सरकारें बनाई जाए। भाजपा के नेता कहते थे कि देश में अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अच्छे दिन किसके आए? देश की जनता के नहीं आए, बल्कि भाजपा के नेताओं के आए। ये पैसा कहां से आ रहा है? ये फंडिंग कहां से आ रही है? जो 250 करोड़ जो है एमएलए को रिश्वत दी जा रही है कि तुम हमारे साथ आओ, हम आपको 250 करोड़ देंगे, ये कहां से पैसा आ रहा है? ये सबका साथ सबका विकास करने वाले प्रधानमंत्री जी आज क्यों नहीं देश को पैसा दिखा रहे हैं जो इनको कोविड-19 में पीएम केयर फंड में पैसा आया? क्या वो पैसा जो है आज राजस्थान में यूटिलाइज हो रहा है? रिकॉर्डिंग्स हमारे पास हैं। आपने कर्नाटक में देखा 250 करोड़ दिया गया एक एमएलए को, गाड़ियां दी गई, बंगलो दिए गए। ये पैसा कहां से आ रहा है? देश को लूटने वाले लोग कौन है? आज साबित हो चुका है। जो देश में पेंडेमिक है, जो वबा है, लोग परेशान हैं, अस्पतालों में बेड नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है। आज लद्दाख चाइना में, ये चाइना लद्दाख में घुसा हुआ है, परेशानी है। कश्मीर में एलओसी हो, एलएसी हो, दोनों तरफ तनाव है, लेकिन उस पर गौर नहीं किया जा रहा है। आज जो है भाजपा के नेता जो है सिर्फ इस साजिश में लगे किस तरीके से कांग्रेस सरकारों को तोड़ा जाए, चाहे उन्होंने मणिपुर में किया, चाहे मध्य प्रदेश में किया, चाहे राजस्थान में आप कर रहे हैं। लेकिन हमें देश को बचाना है, गांधी के मुल्क को बचाना है, देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है, डेमोक्रेसी को लेकिन बचाना। सलमान साहब, थोड़ी देर पहले भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दोबारा की और पहले भी मुख्तार अब्बास नकवी और अब थोड़ी देर पहले उनके जो स्पोक्स पर्सन है वो भी ये कह रहे थे कि मौजूदा जो परिस्थिति बनी है, जो हालात इस वक्त राजस्थान में, उसमें हमारी कोई दखलंदाजी नहीं, आपसी मामला है। बार बार इससे किनारा कशी करना, ये किस तरफ इशारा करता है? फिर बार बार आपकी तरफ से भी इल्जामात आयद किए जा रहे हैं और इन सबके बीच में कंफ्यूजन इस बात पर है कि आखिर चल क्या रहा है? देखिए, ऑडियो टेप्स आपके सामने भी, हमने सबने जो है वो मीडिया में देखी ऑडियो टेप्स, कन्वर्सेशन है। ये कोई नई बात नहीं है। आपके पास एग्जाम्पल है कर्नाटक की, आपके पास एग्जाम्पल है मणिपुर की, आपके पास एग्जाम्पल है गोवा की, जहां कांग्रेस को मेजॉरिटी मिली, लेकिन किस तरीके से एमएलएज को खरीदा गया, उनको धमकाया गया। उन एमएलएज ने ये तक कहा कि हमें कहा गया कि हम आपको फंसाएंगे अगर आप हमारे साथ शामिल नहीं हुए। सरकार को चाहिए 6 सालों में क्या किया इन्होंने, क्या अचीवमेंट है? अगर भाजपा सरकार इतनी पावरफुल थी, इतने मजबूत नेता इनके पास है, तो इनको कांग्रेस के नेताओं की क्यों जरूरत पड़ रही है आज? लेकिन एक चीज जी, सबसे बड़ी जानने वाली बात है कि ये पैसा कहां से आ रहा है। एक चीज और सलमान भाई यहाँ पे कि जो आज एहतजाज हो रहे हैं, प्रोटेस्ट अलग अलग जगहों पे, राजभवन, तो क्या आईनी हिसाब से या आईनी हैसियत अगर देखें तो इन एहतजाजों की क्या है इस वक्त? क्या गवर्नर पर या वहां की जो इस वक्त अथॉरिटीज हैं उन पर जवाबदेही के लिए इतना कहीं ना कहीं ये दबाव नहीं कांग्रेस की तरफ से डाला जा रहा है एहतजाज करके? कांग्रेस इस देश को बनाने वाली पार्टी है। कांग्रेस ने देश का आईन बनाया है। कांग्रेस ने जमहूरियत के निजाम को हिंदुस्तान में लागू किया है। कई हमारे नेताओं ने कुर्बानियां दी है इस देश की डेमोक्रेसी के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, इस देश की एकता अखंडता के लिए। लेकिन आज इस देश की डेमोक्रेसी और जमहूरियत का जनाजा निकाला जा रहा है। जिस तरीके से खरीद फरोख्त हो रही है, ये क्या है? ये कहीं भी दुनिया में आपको नहीं दिखेगा कि जिस तरीके से खरीद फरोख्त हो रही है, मैंने इस युद्ध को डराया धमकाया जा रहा है। जमहूरियत रही कहां? जमहूरियत का तो बिल्कुल धज्जियां उड़ाई जा रही हैं आज, और लोगों के मैंडेट का मजाक उड़ाया जा रहा है। लोगों ने जहां भाजपा को रिजेक्ट किया और जानबूझ के जबरदस्ती जबरन उन नेताओं को करप्ट करके भाजपा सरकार बनाने चाह रही है। ये कहां जमहूरियत है? कांग्रेस एक हुई है, देश की जनता एक हुई है आज। ये कांग्रेस का एहतजाज नहीं है, ये हिंदुस्तानियों का एहतजाज है, जो देश को, दुनिया को बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान की जमहूरियत अभी जिंदा है। जब तक कांग्रेस जिंदा है, जब तक कांग्रेस के नेता जिंदा है, और हम इस साजिश को नाकाम करेंगे, भाजपा को बेनकाब करेंगे। जिस तरीके से इन्होंने डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाई है इस देश में, चाहे कर्नाटक में इन्होंने आपने देखा, चाहे मध्य प्रदेश में आपने देखा, चाहे आपने गोवा में देखा, किस तरीके से पैसा दिया गया वहां के एमएलए को और वहां सरकार बनाई जाए। लेकिन इस पूरे मामले पे अदालती तहकीकात भी तो हो रही हैं। इस चीज का इंतजार क्यों नहीं किया जाता इससे पहले कि एक दूसरे पर कीचड़ उछाल जाए, एक दूसरे पर सवाल और इल्जामात और एक दूसरे पर बदतरी हासिल करने की कोशिश की जाए? अदालती तहकीकात इन मामलों की हो रही है, सीबीआई जांच भी चल रही है। लेकिन एक चीज यहां पर आखिर में आपसे भी जानना चाहूंगा कि अब आखिर क्या होगा आपकी नजर में, एक कांग्रेस लीडर होने की हैसियत से या फिर कांग्रेस सपोर्टर होने की हैसियत से, कि किस तरफ अब पलड़ा भारी है? एक आखिरी सवाल आपसे।
देखिए, इस देश को बचाने की हर कोशिश की जानी चाहिए, पार्टी लाइन से हट के। ये मजाक है डेमोक्रेसी का। आज हम देश की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है हिंदुस्तान, और उस हिंदुस्तान में जो तमाशा किया जा रहा है भाजपा के द्वारा, और ये लोग जो हैं, हमारे पास रिकॉर्डिंग्स हैं। आपने कर्नाटक में देखा, आपने मध्य प्रदेश में देखा किस तरीके से सरकार को टॉपल करके गिराने की साजिश की गई। लेकिन इस वक्त जो है, आपने देखा जो फॉर्मर चीफ जस्टिस थे, उनको इन्होंने गिफ्ट क्या दिया? राज्यसभा की सीट गिफ्ट की। दैट मीन्स की कोई ना कोई उनकी डील थी आपस में। और सुप्रीम कोर्ट को भी इन्होंने हाईजैक किया है। इन्होंने हर एक जो सिस्टम है, चाहे सीबीआई हो, चाहे आईटी हो, चाहे ईडी हो, सबको हाईजैक करके उसका मिसयूज कर रहे हैं और परेशान कर रहे हैं, जबरदस्ती सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप उन मामलात में बात करिए। कश्मीर का आपने हाल क्या कर दिया? 370 हटने के बाद कश्मीर में देखिए क्या हाल है। अभी भी लोग परेशान हैं। लॉकडाउन 11 महीने से है, रोजगार कहीं नहीं है, नौकरियां कहीं नहीं है, डेवलपमेंट कहीं नहीं है। हिंदुस्तान में आत्महत्याएं हो रही है किसानों के द्वारा। कौन कहां? आज चाइना जो है आपको लाल आंख दिखा रहा है, आज नेपाल जो है आपको लाल आंख दिखा रहा है, भूटान आपको लाल आंख दिखा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से हमारे गोलाबारी हो रही है, एलओसी में लोगों की जानें जा रही है, सैनिक शहीद हो रहे हैं। इतना है, वबा की वजह से कई जानें चली गई हमारी, लेकिन उसमें तवज्जो नहीं दे रहे हैं। ये इनका मोटिव ये है कि हम सरकारों को तोड़े कांग्रेस की और जबरन ये हुकूमत बनाए, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान निजामी साहब, हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, कीमती वक्त दिया आपने। बात कांग्रेस की हो रही है, बात भारतीय जनता पार्टी की हो रही है, और एक दूसरे पर इल्जामात और एक दूसरे पर सवाल उठाना लगातार जारी है। और इन सब के बीच में कांग्रेस के कारकुनान की तरफ से आज राजभवन घेराव मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, मुंबई से लेकर आज चेन्नई तक, और इस वक्त जो राजस्थान के अंदर हो रहा है, उन सब की मुखालफत कांग्रेस की जानिब से की जा रही है। थोड़ी देर में आपको भी बताएंगे कि आज राहुल गांधी की तरफ से एक वीडियो जारी कर क्या सवाल उठाए गए, लेकिन उससे पहले एहतजाजी क्या कुछ कह रहे हैं, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। नहीं, जिस तरह से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार के इशारे पर अलग अलग राज्यों में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। पहले मध्य प्रदेश में हुई, अलग अलग राज्यों में आपने देखा होगा। अब आप राजस्थान में जिस तरह से चुनी हुई लोगों की सरकार जो पूर्ण बहुमत के साथ है, आज उस सरकार को कहीं ना कहीं गिराने की साजिश केंद्र सरकार के इशारे पर हो रही है, और वहां के राज्यपाल महोदय भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पर आज जमा हुए हैं कि देश के महामहिम जो राष्ट्रपति हैं, उन तक हम संदेश महाराष्ट्र के गवर्नर जी के माध्यम से भेजना चाहते हैं, ताकि इस देश में हो रही लोकतंत्र की हत्या को वो रोकें, वो आगे आए, और इस तरह से इस देश में जो अस्थिरता पैदा करने का काम सत्ता के बल पर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार कर रही है, उसको तुरंत रोके। नहीं, मेमोरेंडम इसलिए देने आए हैं कि लगातार लोकशाही की हत्या हो रही है। यही काम कर्नाटक में हो गया, यही काम मध्य प्रदेश में हो गया, अभी राजस्थान में फुल मेजोरिटी होते भी ये काम हो गया। हम चाहते हैं, और उधर के चीफ मिनिस्टर भी चाहते हैं, कि जल्दी की जल्दी विधानसभा का अधिवेशन बुलावे, असेंबली का अधिवेशन बुलावे, लेकिन गवर्नर उसको कोई इंस्ट्रक्शन देता होगा, इसलिए वो विधानसभा का अधिवेशन नहीं बुलावे। एक तरह से ये लोकतंत्र का हत्या है, ये संविधान का हत्या है, ये हत्या चलना नहीं जाना चाहिए। इसलिए हमने आके इधर गवर्नर के उधर जो सेक्रेटरी थे कुमार, उसको हमारा मेमोरेंडम दे दिया। ये देखिए कि पूरे देश भर में केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के खिलाफ में बहुत बड़े पैमाने में असंतोष है, और इसीलिए हम लोग जैसे महाराष्ट्र में है, हर राज्य में राजभवन के गेट में हम लोग जाकर हमारी जो कहना है उसको व्यक्त कर रहे हैं, हमारी भावना व्यक्त करते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कम से कम जन भावना को समझकर राजस्थान के असेंबली कॉल का सेशन तुरंत कॉल करना चाहिए, इसको गवर्नर समझ लेंगे। देखिए, ऐसा है
कि जिस तरह से राजस्थान की जो वीर भूमि है उसकी जनता ने जो है वो कांग्रेस पार्टी को जो है वो बहुमत दिया था और सरकार बनी थी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज देश भर में आप देखेंगे तो जिस तरह से कोरोना जिस तरह से देश में फैल रहा है, जिस तरह से 14 लाख से ज्यादा रुग्ण हो गए हैं, ऐसे परिस्थिति में हमें कोरोना पे किस तरह से आगे जाके क्या सुविधाएं लोगों को देनी चाहिए, किस तरह से प्रावधान करना चाहिए, इस पे हमारी चर्चा होनी चाहिए, इस पे केंद्र सरकार का ध्यान होना चाहिए। लेकिन दुर्दैव से उनका ज्यादा ध्यान इतर राज्यों में जो सरकार है, जो कांग्रेस की सरकार है, चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे वो राजस्थान की सरकार हो, इसमें गिराने के लिए, उसको डिस्टर्ब करने के लिए उनका ध्यान ज्यादा है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान के बहुत बार राज्यपाल जी के पास गए, उन्होंने विनती की, वहाँ के एमएलए जो है उन्होंने विनती की कि आप अधिवेशन बुलाइए और अधिवेशन बुला के जो है वो आप लोगों को हमें दिखाने को दे दीजिए कि हमारा बहुमत है कि नहीं है। ये जो लड़ाई है ये लोकशाही के लिए लड़ाई है, क्योंकि लोकशाही को कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की साथ हो रही है, ऐसा हमारा कहना है। एलएसी के मामले और दीगर अहम मामलात पर कांग्रेस के साबिक सदर और वायनाड से रुकने पार्लियामान राहुल गांधी ने भी एक वीडियो जारी कर एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें उन्होंने पैगाम दिया, लेकिन सरकार को हदफ तनकीद बनाया, जिस पर पलटवार भी बीजेपी ने किया है। As an Indian, my number one priority is the nation and its people. Now, it is pretty clear that the Chinese have entered our territory. This disturbs me. It makes, frankly, my blood boil. How can some other nation just come into our territory? Now, if you as a politician want me to keep quiet and lie to my people when I'm absolutely convinced, I've seen the satellite